नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 26 मार्च 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेख और संपादकीय को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। इसी चर्चा के आधार पर संबंधित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों की उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है डेटा के लिए एक सामाजिक अनुबंध बनाना। डेटा सुरक्षा को लेकर डाटा का जो उपयोग होगा उसके संबंध में प्रमुख रूप से किस तरह की प्रक्रियाएं होंगी वह प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से डाटा की पहुंच और साथ साथ उसके उपयोग के संबंध में एक मसौदा पत्र जारी किया गया है। इसी संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। दूसरा, भारतीय निर्यात में मील का पत्थर। भारत द्वारा निर्यात के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा गया था उसकी प्राप्ति की दिशा में हम सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सामान्य संबंधों की कुंजी। वर्तमान में चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और भारत चीन संबंधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भारत के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बात कही गई है। जब तक वहां पर स्थितियां सामान्य नहीं होंगी, अन्य क्षेत्रों में स्थितियां सामान्य हो पाएंगी, इसकी आशंका बनी रहेगी। इसी आधार पर प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा है। आज का हमारा अंतिम आलेख है निर्यात तैयारियों में गुजरात फिर अव्वल। यानी जिन राज्यों के द्वारा प्रमुख रूप से निर्यात की स्थितियों को अपने यहाँ अच्छा किया गया है उनकी रैंकिंग सुधरी है, और उसमें अगर हम देखें तो गुजरात प्रथम स्थान पर है। और अन्य राज्यों की स्थितियां और किस तरह से यह सूचकांक निकाला जाता है उसके संदर्भ में हम आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। और अंत में हमारी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा संबंधी अभ्यास प्रश्न और उसकी उत्तर संरचना चर्चा की जाएगी। आज का पहला विषय हम देखते हैं फॉरगोइंग ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डाटा। भारत में डाटा के संबंध में जो भी उपयोग की स्थितियां बन रही हैं, डाटा की पहुंच को लेकर जो स्थितियां हैं, उसमें एक सामाजिक अनुबंध की बात की जा रही है। इसी संदर्भ में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ में संबंधित है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से सार्वजनिक रूप में बहस करने के लिए एक कानून का ड्राफ्ट या जिसको हम मसौदा पत्र कह सकते हैं वह जारी किया गया है। यह कानून इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी को लेकर है। यानी जो भी अलग अलग तरह के डाटा हैं उनकी पहुंच और उसके उपयोग के संबंध में क्या नीति हो सकती है। जो भी मसौदा पत्र जारी किया गया है इस पर सार्वजनिक रूप में बहस की जाएगी और अंतिम रूप में जो निष्कर्ष होंगे उनके आधार पर इस कानून को अंतिम रूप में भारत में लागू किया जाएगा। इस मसौदा पत्र को जारी करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भी डाटा के संबंध में निर्णय लिए जाएं वो सूचित रूप में, यानी अगर किसी व्यक्ति के डाटा का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सूचना के आधार पर, यानी उसको पता हो कि उसके डाटा का उपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक सेवाओं के नागरिक केंद्रित वितरण। इसी के साथ साथ डाटा का उपयोग इस रूप में हो कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें वितरण के लिए नागरिक को केंद्र में रखा जाए, यानी सार्वजनिक सेवाओं का जो वितरण है वो नागरिकों को सुनिश्चित किया जाए जो भी डाटा की हमारी नीति होगी उसके संदर्भ में। और अंतिम रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी डाटा है उसका उपयोग करने के लिए इस नीति के माध्यम से एक मंच प्रदान किया जाएगा, जिससे जो भी हमारा डिजिटल डाटा है उसका अर्थव्यवस्था रूप में एक व्यापक उपयोग किया जाए। यानी डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से कोशिश की जाए कि आंकड़ों के अलग अलग तरह से उपयोग हों जिससे कि अर्थव्यवस्था में लाभ की स्थितियां बन पाएं। यह इस मसौदा पत्र के द्वारा प्रमुख रूप से आधार दिया गया है। अगर हम विशेष रूप से देखें तो इस नीति के माध्यम से उद्देश्य यह है कि जो भी ऐतिहासिक रूप में बाधाएं रही हैं डाटा को अलग अलग तरह से पहुंच बनाने और उपयोग करने के संदर्भ में उनको सीमित किया जाए। इसी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के पास, यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके पास जो भी गुणवत्ता का गैर व्यक्तिगत डाटा है, यानी किसी व्यक्ति से अलग अन्य प्रकार के जो भी डाटा हैं जो सरकारी संस्थाओं के पास हैं उन तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए और उनका अधिकतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह भी जो नई नीति का मसौदा पत्र बनाया गया है उसमें प्रमुख रूप से एक तरह से आधार रूप में आगे बढ़ाया गया है। भारत में डाटा को लेकर जो भी उसकी पहुंच और उपयोग के संबंध में अलग अलग नियम है उनमें अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से तेजी से काम नहीं हो पाया है। और अगर हम प्रमुख बाधाओं की बात करें तो पहली प्रमुख बाधा यह है कि जो भी ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्वतंत्र रूप में डाटा को प्राप्त करके उपयोग कर सकते हैं उसकी प्रगति बहुत धीमी रही है। दूसरी प्रमुख बाधा विभागीय डाटा सेट का विखंडन होना और उसका सही से उपयोग न होना, यानी एक ही प्रकार का जो डाटा है वो अलग अलग चरणों में या अलग अलग भागों में
अलग अलग विभागों के पास बंट कर रखा हुआ है, तो उसका सही से उपयोग संभव नहीं हो पाता है। तो ये एक बाधा है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। डाटा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जो सूचना होती है वह उसके गुमनामी के संबंध में है। यानी अगर किसी के डाटा का उपयोग किया जा रहा है तो सार्वजनिक रूप में उस व्यक्ति की जो पहचान है उसको एक तरह से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी गुमनाम यानी एनोनिमस रह के एक तरह से जो डाटा है उसका उपयोग करना। अब इस तरह का जो तंत्र है यानी इस तरह के जो प्रक्रिया है वो अनुपस्थित है। इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आप जनता के डाटा का उपयोग कर रहे हैं और उसमें सभी व्यक्ति के नाम या अन्य प्रकार की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है तो यह एक तरह से निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो डाटा में जो उपयोग है उसमें गुमनामी की स्थिति को बनाए रखकर उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसके संबंध में प्रक्रियाएं नहीं होना ये एक बड़ी बाधा है। अलग अलग संस्थाओं में जो भी डाटा उत्पन्न हो रहा है उसका प्रबंधन सही रूप में नहीं हुआ है और इसके संबंध में जो मॉडल है उस पर बहुत पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए डाटा को जब आप प्रबंधित नहीं करते हैं तो उसका सही से उपयोग हो पाए और आसानी से लोगों की पहुंच वहां तक बन पाए यह सुनिश्चित नहीं हो पाता। जब भी डाटा के साझाकरण की बात होती है कि अलग अलग संस्थाएं एक प्रकार के डाटा का उपयोग करेंगी तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि जो भी डाटा की गुणवत्ता है उनके मानक एक तरह से देखे जाएं। इसी के साथ साथ लाइसेंस की प्रक्रिया या मूल्यांकन ढांचा जिसके माध्यम से यह निर्धारित होगा कि कौन डाटा तक पहुंच बनाएगा और कैसे उसका उपयोग करेगा। तो इस तरह के तंत्र की भारत में कमी थी, तो ये भी एक बाधा थी। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए यह कानून एक तरह से लाया जा रहा है जिसका अभी मसौदा पत्र जारी किया गया है। डाटा की पहुंच और उसके उपयोग के संबंध में अगर नीति का मसौदा पत्र आया है तो इसका बड़ा कारण यह है कि उसमें कुछ प्रमुख बाधाएं हैं जिनके कारण से उसका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी अभी हमने चर्चा करी। अगर हम इसी को और विस्तारित रूप में देखें तो सरकार ये चाहती है कि जो भी उसके पास डाटा है उसका उपयोग वो सामाजिक परिवर्तन के लिए करे। यानी जो भी सामाजिक अलग अलग विकास की स्थितियां हैं उनको डाटा का उपयोग करके आगे बढ़ाया जाए। जैसे किसी क्षेत्र के डाटा के आधार पर कि वहां पर कुपोषण की स्थिति क्या है, बाल शिशु मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, इस तरह के आंकड़ों को अगर हम एकत्र कर पाए आसानी से और जिन विभागों को इसकी आवश्यकता है तो जो भी नीतियां हैं वो किसी भी स्थान पर सही रूप में लागू हो सकती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के लिए सरकार डाटा का उपयोग करना चाहती है, लेकिन समस्या ये है कि सरकार की तरफ से जो मसौदा नीति घोषित की गई है उसमें मानदंड, नियम और जो तंत्र है उसके संबंध में कोई भी एक तरह से सूचना नहीं दी गई है। क्योंकि जब तक आप इस तरह के उपयोग के लिए कोई मानदंड, नियम या तंत्र नहीं बनाएंगे आप इसका जो उपयोग है वह सही रूप में सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इस मसौदा नीति के माध्यम से प्रमुख रूप से उद्देश्य ये रखा गया है कि जो भी डाटा है उसका खुले रूप में उपयोग किया जाए जिससे अधिक नागरिक जागरूकता, भागीदारी और जुड़ाव को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन जब भी हम डाटा के खुलेपन की बात करते हैं तो यहाँ पर मसौदा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सार्वजनिक डाटा की जो पारदर्शिता है उसको गैर व्यक्तिगत डाटा तक ही सीमित रखा जाएगा। यानी जो व्यक्तिगत डाटा है उसको एक तरह से खुले रूप में उपयोग करने की स्थितियां नहीं है, केवल गैर व्यक्तिगत डाटा का एक तरह से खुले रूप में उपयोग करने की बात कही गई है। तो जो भी एक तरह से व्यक्तिगत डाटा है उसका किस तरह से उपयोग हो पाएगा, इसके संबंध में एक तरह से हमें नीति में ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी हम डाटा के सार्थक नागरिक जुड़ाव की बात करते हैं कि डाटा के संबंध में नागरिक आसानी से अपनी सूचनाएं दें और उसके उपयोग को आगे बढ़ा पाएं, इसके लिए आवश्यक यह है कि जो सूचना का अधिकार है उस सिद्धांतों के एक तरह से उपयोग किए जाएं। सूचना के अधिकार के माध्यम से अलग अलग प्रकार की हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं और लोगों की व्यक्तिगत सूचनाओं को भी प्राप्त करते हैं अगर वह देश की सुरक्षा या अन्य रूप में कोई समस्या नहीं है। अगर हम सूचना के अधिकार के सिद्धांत का भी एक तरह से ध्यान रखें तो उसके आधार पर भी व्यक्तिगत पहचान के आधार पर जो नागरिकों का डाटा है उसको सार्वजनिक डोमेन में डालने की एक आवश्यकता है जिससे सक्रिय प्रकटीकरण की स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके। यानी कुछ ऐसे डाटा हैं जिसमें जब तक हम लोगों के नाम या उनकी पहचान को एक तरह से प्रकट नहीं करेंगे उसका सही रूप में उपयोग संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें कुछ रूप में डाटा के प्रकटीकरण की जो स्थिति है जिसमें व्यक्तिगत पहचान को बताने की बात है उसको एक तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्तिगत डाटा के संबंध में जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एक दूसरा पक्ष अगर हम देखें जहां पर प्रमुख रूप से दुविधाएं बनती हैं वह यह है कि जो भी गोपनीयता है या डाटा का जो दुरुपयोग होने का एक जोखिम है इसकी अगर हम तुलना करके देखें कि जो भी सार्वजनिक डाटा व्यक्तिगत रूप में है किसी व्यक्ति का उससे पारदर्शिता और जवाबदेही एक तरह से सुरक्षित होगी।
तो जब हम पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करते हैं और हम बात करते हैं गोपनीयता और डाटा के दुरुपयोग को लेकर जोखिम, तो इनमें हमें नैतिक रूप में एक संतुलन की जो स्थिति है वो बनाने का प्रयास करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम उपयोग डाटा के सही रूप में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम 2012 का एक कानून देखें, नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी यानी NDSAP पॉलिसी, इस नीति के माध्यम से भी अगर हम देखें तो सार्वजनिक डोमेन में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की उपलब्धता पर प्रतिबंध और भारत का सूचना का अधिकार जो कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके बीच में समन्वय लाने की स्थितियां नहीं बन पाई थी। यानी NDSAP कानून भी इस समन्वय को बनाने में सफल नहीं रहा था जो 2012 का है। तो अगर हम एक नया कानून का मसौदा जारी कर रहे हैं तो हमें यह समन्वय बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा जो पुरानी स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी। व्यक्तिगत डाटा के संदर्भ में हम ध्यान रखें, जब भी हम नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण की बात करते हैं, जैसे हम राशन के वितरण की ही बात करें, तो किसी भी व्यक्ति का जो डाटा है वो प्रमुख रूप से उसकी व्यक्तिगत पहचान को एक तरह से दर्शाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सरकार का ये कहना है कि इस नीति में सरकार से सरकार को जो भी डाटा साझा किया जा रहा है, जैसे केंद्र सरकार से राज्य सरकार को या राज्य सरकार से केंद्र सरकार को, इसके संबंध में एक तरह से नीति में कुछ तथ्य दिए गए हैं, जहां पर प्रमुख रूप से सरकार डाटा को एक तरह से व्यापी, खोज योग्य बनाने के लिए कार्य कर रही है। यानी व्यापक रूप में डाटा होगा और आसानी से उसको प्राप्त करके उसका उपयोग हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी इस तरह का डाटा किसी नागरिक केंद्रित सेवा में उपयोग किया जाता है, उसमें व्यक्तिगत पहचान उत्पन्न होती है। यहाँ पर जो भी एक तरह से मसौदा दिया गया है, उस डाटा के संबंध में व्यक्ति की सूचना गुमनाम रहे, उन मानक का एक तरह से पालन किया जाएगा। और एक तरह से जो जोखिम है उसके लिए एक सुरक्षा भी जरूर है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, राशन के वितरण में जो डाटा है वो सरकार से दुकान के पास भी एक तरह से एकत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में जो डाटा अन्य जगह पर एकत्रित होगा, जिसको हम डाउन स्ट्रीम एक तरह से डाटा कहते हैं, वहां पर गोपनीयता के संबंध में एक गंभीर जोखिम पैदा हो जाता है। व्यक्तिगत डाटा सरकार के अलावा अन्य संस्थाओं के पास जब पहुंचता है तो उसके लिए प्रमुख रूप से उसमें उपयोग कैसे होगा कि जो भी व्यक्तिगत डाटा है उसको लेकर किसी भी तरह की जोखिम की स्थिति न हो और वो सुरक्षित रहे। क्योंकि हम ध्यान रखें, भारत में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण के संबंध में कोई कानून नहीं है। इसी कारण से जो यहाँ पर नीति का मसौदा दिया गया है उसमें अलग अलग जो डाटा है जो एक तरह से एकत्रित होंगे, यानी उनका अभिसरण होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो ये डाटा जब एकत्र होंगे और उनका प्रसंस्करण किया जाएगा, उनका उपयोग करने के लिए अलग अलग जगह पर उसको भेजा जाएगा, तब वहां पर गोपनीयता के संबंध में और व्यक्तिगत सूचना और पहचान के संबंध में समस्याएं बन सकती हैं। तो इसके संबंध में भी कहीं ना कहीं जो मसौदा पत्र है उसमें कुछ और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2020 में स्वीकार की गई। इस रिपोर्ट में समिति के द्वारा एक तरह से अनुशंसा की गई कि ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वो अलग अलग जो भी गैर व्यक्तिगत डाटा है उसके लिए अपनाया जाए। जब हम ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, यानी एक ट्रस्ट के माध्यम से जो डाटा है उसको संकलित करना और उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यानी किसी एक संस्था को विशेष रूप में डाटा के संबंध में मालिकाना अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें, जो मसौदा पत्र जारी किया गया है उनमें जो भी एक तरह से संकलित डाटा सेट है, वहां पर जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको मालिकाना हक के रूप में एक तरह से स्थापित किया गया है। अगर ऐसा होता है तो जो भी सार्वजनिक एजेंसियां हैं उनके पास जो भी डाटा होगा वो बिना सार्वजनिक परामर्श और नागरिक जवाबदेही के उसका उपयोग करेंगे। और सरकारी एजेंसियां किसी भी डाटा को वर्गीकृत करने में अपनी एक तरह से मर्जी चला सकती हैं। यानी उनके द्वारा किसी डाटा को खुले रूप में या ओपन कह दिया जाएगा जिसको कोई भी उपयोग कर सकता है, जिस डाटा को वो चाहें प्रतिबंधित कर सकते हैं, या ऐसा कोई डाटा जिसको गैर साझा करने योग्य बता दिया जाता है, यानी उस डाटा को साझा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का जो वर्गीकरण है वो किसी भी डाटा को सरकारी एजेंसी अपने अनुसार कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर डाटा को एकत्र करने की जो स्थिति है वह सरकार की एजेंसियों को मालिकाना हक देती है, न कि एक ट्रस्ट के रूप में एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनके लिए बनाती है। अगर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत नहीं बनता है तो सरकारी एजेंसियों को किसी भी डाटा के लाइसेंसिंग की शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक तरफा विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएगा और यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को एक तरह से अपनाते हैं तो जो हमारा प्रस्तावित मसौदा नीति है उसमें डाटा की जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। डाटा गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लाइसेंस देने के लिए जो फ्रेमवर्क है और कोई भी एक तरह से जो संबद्ध लागत है डाटा के उपयोग के संबंध में,
उसमें गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अगर डाटा की पहुंच एक तरह से बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि हम डाटा का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह की बाधा उसमें नहीं आनी चाहिए। और सार्वजनिक डाटा की जो सुरक्षा है वो भी एक तरह से बनी रहेगी। बड़ी जो तकनीकी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो डाटा का एक तरह से नियंत्रण किया जाता है उसको हम विनियमित कर सकते हैं अगर हम ट्रस्टीशिप के माध्यम से डाटा का संकलन और उसके उपयोग करने के नियम को बनाते हैं। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो अगर हम सामाजिक आर्थिक रूप में जो भी डाटा है उसका नवाचार या नई तकनीक के उपयोग के माध्यम से बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए नीति निर्माताओं को प्रमुख रूप से यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उनके बीच में डाटा का व्यापक रूप में साझाकरण हो पाए। व्यापक रूप में डाटा के साझाकरण करने की जो प्रक्रिया है वह मजबूत करने की राज्य की क्षमता जितनी होगी उसी आधार पर डाटा का सही से उपयोग हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में जितना भी मूल्यवान डाटा है वह प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र के पास है। इसीलिए सार्वजनिक और निजी जो एक तरह से सहयोग है वो काफी आवश्यक है। सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से डाटा के सही उपयोग की जो स्थितियां हैं वह उदाहरण के लिए हम यूरोपीय संघ से सीख सकते हैं। यूरोपीय संघ ने स्वास्थ्य, ऊर्जा और कृषि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्वैच्छिक डाटा साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य अंतर संचालन योग्य डाटा रिक्त स्थान के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी जो भी अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र हैं जैसे स्वास्थ्य, ऊर्जा और कृषि, उनमें स्वैच्छिक रूप में डाटा एक तरह से साझा किया जाएगा। इसको यूरोपीय संघ में प्रोत्साहित किया जा रहा है और यहाँ पर व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और नए रूप में जो भी उपभोक्ता संरक्षण के कानून हैं उनको लागू करना और डाटा के उपयोग के संबंध में जो भी प्रतिस्पर्धा के कानून हैं उनका पूर्ण अनुपालन हो पाए, यह भी यूरोपीय संघ में प्रमुख रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है। इस आधार पर यूरोपीय संघ ने एक शासन का ढांचा प्रदान कर दिया है जिसके आधार पर सुरक्षित और विश्वास पर आधारित डाटा के संबंध में पहुंच और उपयोग का जो सिद्धांत है वो स्थापित हो रहा है। और यह एक तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक ये प्रक्रियाएं नहीं होंगी हम डाटा के संबंध में विश्वास की स्थिति और उसके स्वतः उपयोग करने के लिए अनुमति की जो स्थितियां हैं उन पर नहीं जा पाएंगे। डाटा के संबंध में पहुंच और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान हमारी आवश्यकता प्रमुख रूप से यह है कि डाटा के लिए एक सामाजिक अनुबंध बनाया जाए जिसमें जो भी डाटा एक तरह से साझा किया जा रहा है उसकी सुरक्षा और उसकी गोपनीयता उसको एक तरह से सुनिश्चित किया जाए और किसी व्यक्ति का अगर डाटा है तो उसकी अनुमति के आधार पर ही उसका उपयोग सुनिश्चित हो पाए। तो इस तरह का जो सामाजिक अनुबंध है वह डाटा के उपयोग और उसकी पहुंच के संबंध में होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी प्रमुख आवश्यकता यह है कि सरकार जनता की भलाई के लिए डाटा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रस्टी के रूप में काम करे, यानी जिसे हम न्यासी जिम्मेदारी बोलते हैं। तो ट्रस्टी के रूप में अगर सरकार काम करेगी तो सारा डाटा सरकार के पास होगा लेकिन उसके उपयोग करने के नियम अलग रूप में बनाए जाएंगे, यानी केवल सरकार उस पर नियंत्रण नहीं करेगी, सरकार केवल एक संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। अंतिम रूप में डाटा प्रशासन में जब तक हम जवाबदेह संस्थागत तंत्र नहीं बनाएंगे डाटा मूल्य का हम लोकतंत्रीकरण नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से भारत में तकनीकी विकास हो रहा है, डिजिटलीकरण हो रहा है, हमारा जो डाटा है उसमें लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। आज के हम दूसरे आलेख को देखते हैं, हर्टनिंग माइलस्टोन। इस आलेख में भारत में प्रमुख रूप से निर्यात के संबंध में जो स्थितियां अनुकूल हुई हैं उसके संबंध में चर्चा है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि भारत ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्यात का जो लक्ष्य रखा गया था 400 अरब डॉलर, उसको 31 मार्च के पहले 21 मार्च को ही प्राप्त कर लिया है। यह भारत में निर्यात के संदर्भ में अनुकूल होती हुई स्थितियों को दर्शाता है। जैसा हमने चर्चा करा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का जो हमारा लक्ष्य है 31 मार्च को, वो हमने 21 मार्च को ही प्राप्त कर लिया। व्यापारिक निर्यात के लक्ष्यों को हमने प्राप्त करने में जो सफलता प्राप्त की है उसका बड़ा कारण इंजीनियरिंग सामान, परिधान और अन्य प्रकार के जो वस्त्र हैं उनके निर्यात की जो स्थितियां हैं वो वर्तमान वित्तीय वर्ष में तेजी से आगे बढ़ी हैं। अगर हम अप्रैल से फरवरी की अवधि की बात करते हैं, यानी हम अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सामानों में विशेष रूप से लगभग 50% अगर हम देखें साल दर साल की एक वृद्धि दर्ज की गई है। और अगर हम रेडीमेड कपड़ों की, सिले सिलाए कपड़ों की बात करें तो इसमें हमने 30% से ज्यादा की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी अगर हम साल दर साल जो वृद्धि की बात करें वो हमने दर्ज की है। भारत में रिफाइनरी या परिशोधन शालाओं में जब कच्चे तेल को एक तरह से परिष्कृत किया जाता है तो जो पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं उनका हम बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। और वैश्विक स्तर पर जो भी तेल की कीमतें एक तरह से बढ़ी हैं उसके कारण हमने वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के जो 11 महीने हैं
उनमें जो भी हमने पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया है उसका डॉलर में जो मूल्य है उसमें 150% की वृद्धि हुई है। भारत के द्वारा निर्यात में जो वृद्धि दर्ज की गई है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कंटेनर की बहुत कमी है और बंदरगाहों पर एक तरह से जहाजों की भीड़ बढ़ गई है और इसके प्रभाव स्वरूप अगर हम देखें तो माल ढुलाई की जो दरें हैं उनमें वृद्धि हुई है और इस कारण से माना यह गया कि वैश्विक स्तर पर निर्यात करना उतना आसान नहीं है। उसके बाद भी जो भी रसद के संबंध में यानी लॉजिस्टिक के संबंध में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उनका सामना करने के बाद भी हमने निर्यात में इतनी तेज वृद्धि दर्ज की है। तो यह भारत के निर्यात की जो स्थितियां हैं उनके अनुकूल होने की दिशा में एक सही कदम को दर्शाता है। भारत सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि निर्यात की वृद्धि में जो औद्योगिक उत्पादन है यानी जो उद्योग जगत है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ साथ विदेशों में जो भी भारत के मिशन काम कर रहे हैं, अगर हम दूतावास की बात करें या उच्चायुक्त की बात करें, उनके द्वारा काफी अच्छा समन्वय किया गया है और अलग अलग देशों की सरकार के साथ जो समन्वय रहा है उसी के प्रयास स्वरूप अगर हम देखें तो हम निर्यात में इतनी तीव्र वृद्धि कर पाए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है कि अलग अलग देशों में हमारे जो भी दूतावास या उच्चायुक्त हैं या हमारे जो मिशन हैं उनको भी हम निर्यात या अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में इसके उपयोग और बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हैं। भारत के निर्यात के लगातार बढ़ने की स्थितियां अगर हम देखें तो लगातार जारी हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी हैं। पहली प्रमुख समस्या अगर हम देखें तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगर हम अप्रैल से फरवरी की अवधि की बात करें तो हमें व्यापार में घाटा हुआ है और यह लगभग दोगुना हो चुका है अगर हम कोविड से पहले की स्थिति से तुलना करें और हमारा व्यापार घाटा बढ़कर 175 अरब डॉलर का हो गया है। यानी हमारा जो आयात है वो हमारे निर्यात की तुलना में ज्यादा हो गया है। अगर हम कोविड से पहले 2019-20 से तुलना करके देखें तो उसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थितियां जो आयात की हैं निर्यात की तुलना में ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये भारत के व्यापार घाटे को बढ़ा रहा है। आयात के बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल के मूल्य हैं वो तेजी से बढ़े हैं और इस कारण से प्रमुख रूप से हमारा जो आयात का बिल है वो बढ़ा है। और रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद की स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अलग अलग वस्तुओं के मूल्य हैं वो तेजी से बढ़े हैं और यह भी निर्यात को एक तरह से महंगा कर रहा है। प्रमुख रूप से अगर हम घाटे को सार्थक रूप में कम करना चाहते हैं तो हमें निर्यात की जो वृद्धि है उसकी गति तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना तेज हम निर्यात कर पाएंगे बढ़ते हुए आयात को तभी हम एक तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर जो मुद्रास्फीति दिख रही है अलग अलग वस्तुओं में, इससे निर्यात और आयात दोनों का ही मूल्य एक तरह से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम प्रमुख रूप से देखें तो हमें जो भी निर्यात के और आयात की स्थितियां हैं वहां पर जो मूल्य है उसको नियंत्रित करने के प्रयास करने होंगे। जैसे जो भी भारत में एक तरह से लागत है उस पर सरकार को प्रयास करना होगा वो घटे। जैसे जो भी शुल्क है उसमें कुछ कमी की जा सकती है जिससे हम अपने निर्यात को सस्ता करके प्रतिस्पर्धी बना पाए। भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर हम 30 व्यापक श्रेणियों की बात करें जहां पर हम प्रमुख रूप से आयात करते हैं, उसमें अगर हम परियोजना माल या पूंजीगत सामान की बात करें जैसे उपकरण या मशीनें, उनका जो आयात है पिछले 11 महीने में उनमें कमी आई है। यानी 30 आयात की जो श्रेणियां हैं केवल पूंजीगत सामान है जहां पर कमी आई है। यानी अलग अलग प्रकार की मशीनें उपकरण जो हम बाहर से आयात कर रहे हैं वो घटा है। यानी कंपनियों के द्वारा उपकरण और मशीन खरीद करने की जो स्थितियां हैं वो घटी हैं। इससे भारत में एक तरह से जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके कम होने की एक तरह से स्थितियां बनती हैं, क्योंकि जब भी हम पूंजीगत वस्तुओं की बात करते हैं अगर उनमें कमी आती है इसका मतलब है कि भारत में जो व्यवसायी हैं वो खपत की स्थितियों को एक तरह से बढ़ता हुआ नहीं देख रहे हैं और इसीलिए वो नया निवेश नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनकी वस्तुएं ज्यादा बाजार में बिकती हैं तो अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तरह की मशीनें उपकरण वो बाहर से आयात करेंगे, लेकिन अगर उनको खपत बढ़ती हुई नहीं दिखेगी तो वो उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो ये स्थिति एक तरह से थोड़ी सी नकारात्मक है जहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति है उसने प्रतिबंधों को भी एक तरह से बढ़ावा दिया है और इसका प्रभाव यह है कि केवल रूस और यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के जो अन्य बाजार हैं वहां तक अपने माल को भेजने में भारतीय जो निर्यातक हैं उनको समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में निर्यात पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए भी हमें भविष्य में समाधान प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। इसी के साथ साथ हमारे नीति निर्माताओं को अल्पकालिक उपायों से अलग हटकर रुपया रूबल जैसे व्यापार वाले जो दीर्घकालिक उपाय हैं वो करने होंगे, क्योंकि हम अल्पकालिक उपाय से ज्यादा लाभ लंबे समय तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमें दीर्घकालिक जो उपाय हैं वो करने होंगे। मान लीजिए हमने रुपये रूबल का व्यापार शुरू कर दिया
तो एक तरह से जो भी प्रतिबंध की स्थितियां हैं उनसे अलग हटके हम रूस से व्यापारिक स्थितियां कर पाएंगे। वर्तमान में भारत के द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में कई देशों से वार्ताएं चल रही हैं। जैसे अगर हम यूएई से बात करें, और वह एक तरह से सफल रूप में भी है और जल्द लागू होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ताएं लगभग अंतिम दौर में हैं, और जो अर्ली हार्वेस्ट यानी मुख्य समझौते से पहले जो मुक्त व्यापार समझौता लागू किया जाता है, जिसको अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कहते हैं, वह भारत और ऑस्ट्रेलिया लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो भी अलग अलग देशों से हमारे व्यापार समझौते हैं, जैसे यूरोपीय संघ से भी बात चल रही है, यूके से बात चल रही है, उन समझौतों को हमको तेजी से लागू करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम मुक्त व्यापार समझौते लागू करेंगे उसके कारण अलग अलग देशों से जो भी वस्तुएं हम मंगाते हैं या वहां पर निर्यात करते हैं उस पर जो शुल्क लगता है उसमें कमी आएगी। तो इस आधार पर हम निर्यात की स्थितियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज के हम तीसरे आलेख को देखते हैं, पीस इन बॉर्डर एरियाज की टू नॉर्मल टाइज इंडिया टेल्स चाइना। भारत ने चीन को स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर हम सामान्य संबंध चाहते हैं तो प्रमुख रूप से चीन के द्वारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थितियां हैं उनको सामान्य स्तर पर लाया जाए। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास भारत और चीन के सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है, और यह सामान्य स्थिति से अलग है, क्योंकि सामान्य स्थिति में इस तरह से बड़े पैमाने पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों का जमावड़ा नहीं होता है। इन स्थितियों पर चीन को प्रमुख रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तभी हमारे संबंध सामान्य हो सकते हैं। ऐसा भारत के द्वारा चीन को स्पष्ट रूप से कहा गया है। वर्तमान में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के द्वारा भारत का दौरा किया जा रहा है। इसी कारण से भारत चीन के जो संबंध हैं उनको आधार बनाकर प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर हम चीन के पक्ष को पहले देखें तो चीन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि भारत से संबंधों को मजबूत करने के लिए वह 3 सूत्री प्रमुख रूप से जो दृष्टिकोण है उसको अपनाते हैं। पहला उनका पक्ष यह है कि हम दीर्घकालिक एक तरह से दृष्टि के आधार पर जो संबंध है उनको मजबूत करना चाहते हैं। चीन का यह मानना है कि अगर भारत और चीन दोनों विकास करते हैं तो दोनों के लिए अवसर की स्थितियां बढ़ेंगी, और दोनों बहुपक्षीय अलग अलग जो मंच हैं वहां पर सहयोग करें। जैसे अगर हम WTO की बात करें या अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, तो इस तरह के जो बहुपक्षीय मंच हैं वहां पर भारत और चीन के जो आपस में संबंध हैं वो मजबूत होने चाहिए। भारत से अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन के द्वारा दूसरा सूत्र इस रूप में अपनाया जा रहा है कि दक्षिण एशिया में अगर कोई भी परियोजनाएं हैं तो उनको संयुक्त रूप में पूरा किया जाए। यानी चीन भारत प्लस का एक तरह से सिद्धांत लागू करना चाहता है। मान लीजिए श्रीलंका में कोई परियोजना है तो उसमें भारत और चीन मिलकर एक तरह से काम करें, यानी चीन भारत प्लस श्रीलंका, या यह परियोजना बांग्लादेश में, नेपाल में कहीं भी हो सकती है। तो इस तरह की जो पहल है उसको एक तरह से चीन चाहता है कि पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि इस तरह की पहल के बारे में जो प्रस्ताव है वो 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच में जो वुहान में बैठक हुई थी वहां पर एक तरह से आपस में इसके बारे में मंजूरी हुई थी। लेकिन कोविड-19 की स्थितियां और लद्दाख में सीमा पर जो एक तरह से विवाद की स्थितियां बनी, उसके बाद से यह एक तरह से जो स्थिति है चीन भारत प्लस स्थिति वह लागू नहीं हो पाई। तो दक्षिण एशिया में चीन भारत के साथ मिलकर संयुक्त परियोजनाएं करना चाहता है और इस तरह की पहल को पुनर्जीवित करने का उसका प्रस्ताव है। तीसरा प्रमुख रूप से चीन का यह कहना है कि भारत से संबंधों को आगे बढ़ाने में उसका महत्वपूर्ण रूप में सूत्र यह है कि हम एक ध्रुवीय एशिया की बात नहीं करते हैं। यानी चीन यह मानता है कि केवल चीन के रूप में एक ध्रुव का विकास होगा एशिया में, ऐसा नहीं है। वह भारत को भी विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मानता है। यानी एशिया में चीन बहुध्रुवीय व्यवस्था को एक तरह से मानता है और उसका मानना है कि भारत की पारंपरिक भूमिका एशिया में है और वो उसका सम्मान करता है और उसके द्वारा विकास को आगे बढ़ाने की जो स्थितियां हैं उसको भी वह पूर्णतः स्वीकार करता है। इन 3 सूत्रों के अलावा अगर हम देखें तो चीन का मानना यह है कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में जो सीमा के मुद्दे हैं उनको अलग से एक तरह से विचार किया जाना चाहिए। यानी जैसे अगर हम व्यापारिक मुद्दों की बात करें तो व्यापारिक मुद्दों पर जो विकास हो रहा है वो आपस में बैठक के माध्यम से आगे किया जाए, लेकिन सीमा मुद्दों को उसके बीच में न आने दिया जाए। यानी सीमा विवाद की जो स्थितियां हैं वो अलग से एक तरह से आगे बढ़ाई जाए, बजाय इसके कि द्विपक्षीय संबंधों में वह प्रमुख आधार बन जाए। लेकिन अगर हम भारत के पक्ष की बात करें तो भारत ने दृढ़ता से यह बात कही है और हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री के दौरे के समय में बात को स्पष्ट किया है कि सीमा विवाद भारत के लिए प्राथमिकता है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर अपनी सेना का जमावड़ा रखते हैं और भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की स्थिति बनाकर रखते हैं, हम संबंधों को सामान्य नहीं कह सकते हैं। तो सामान्य संबंधों के लिए पहली स्थिति यही है कि सीमा विवाद की जो स्थितियां हैं उनको हल किया जाए
और जो भी तात्कालिक प्रमुख समस्याएं हैं जिनको तुरंत रूप में दूर करना है, उनके लिए अगर चीन प्रयास करेगा तभी सामान्य संबंधों की जो स्थिति है वो आगे बढ़ सकती है। भारत का यह भी कहना है कि दक्षिण एशिया में जैसे सहयोग के लिए भारत चीन प्लस की जो बात करता है चीन, वह स्थिति बहुत स्पष्ट रूप में दिखती नहीं है। जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान में चीन के द्वारा अफगानिस्तान से जो सीमावर्ती देश हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई, लेकिन उस बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। यानी अफगानिस्तान में भारत का जो प्रभाव है उसको चीन एक तरह से कम करना चाहता है, और यह इसलिए है क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को ज्यादा मजबूत रख रहा है और पाकिस्तान के प्रभाव के कारण ही भारत का प्रभाव वहां न बढ़े, इस कारण से चीन की तरफ से यह प्रयास है। तो दक्षिण एशिया में चीन के द्वारा सहयोग करने की जो बात की जा रही है वो अफगानिस्तान पर आकर एक तरह से सही सिद्ध नहीं होती है। तो यहां पर भी चीन को सही रूप में काम करने की आवश्यकता है। अंतिम रूप में अगर हम रूस यूक्रेन विवाद की बात करें तो इस विवाद में प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो चीन के द्वारा अमेरिका और नाटो को एक तरह से प्रमुख रूप से दोषी माना जा रहा है। अगर हम भारत के पक्ष की बात करें तो हमने अभी तक रूस के विरोध में किसी भी तरह का मतदान संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं किया है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि वर्तमान में रूस यूक्रेन का जो विवाद है उसका कारण अमेरिका और नाटो है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से भारत और चीन की जो स्थिति है वह रूस यूक्रेन विवाद में उतनी समान रूप में नहीं है। इस आधार पर भी अगर हम देखें तो भारत और चीन एक तरह की नीति अपना रहे ऐसा नहीं है। इसीलिए जो भी विवाद के बिंदु हैं उनको हल करके ही अन्य क्षेत्रों में भारत और चीन का सहयोग बढ़ सकता है। और प्रमुख रूप से भारत के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाहे क्वेड की बात करें या अन्य जो भी प्रशांत महासागर के देश हैं उनके साथ हम जो सहयोग बढ़ा रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपने आप को विस्तारित कर रहा है। चीन के द्वारा अगर भारत के बिल्कुल साथ लगने वाले हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी, भारत की सुरक्षा को समुद्री क्षेत्र में खतरे में लाया जाएगा, तो भारत भी जवाबी कार्यवाही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करेगा और क्वेड को एक तरह से मजबूती से आगे बढ़ाएगा। तो चीन के साथ हमारे संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब चीन सीमा विवाद जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करता है, और यह भारत ने स्पष्ट रूप में चीन के विदेश मंत्री को बताया है। और यह भारत की एक तरह से कठोर नीति है और इसी कठोर नीति के आधार पर ही हम चीन को एक तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अन्यथा चीन के द्वारा सीमा क्षेत्रों में विवाद को बढ़ाया जाता है और साथ साथ वो व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। दोनों स्थितियां एक साथ नहीं चल सकती हैं, ये भारत ने स्पष्ट रूप में चीन को समझाया है। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं। गुजरात टॉप्स अगेन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। निर्यात तैयारी सूचकांक जिसे प्रमुख रूप से नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें गुजरात ने फिर से एक तरह से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु गुजरात के बाद एक तरह से स्थिति पर आते हैं। इस सूचकांक के संबंध में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम निर्यात तैयारी सूचकांक की बात करें जिसे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका 2021 का जो संस्करण है वो जारी किया गया है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्पर्धा संस्थान, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी कहा जाता है, उसके साथ मिलकर एक तरह से तैयार किया जाता है। हम ध्यान रखें वर्तमान में जो संस्करण जारी किया गया है यह इस सूचकांक का दूसरा ही संस्करण है। निर्यात तैयारी सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें भारत की जो निर्यात उपलब्धियां हैं उनका व्यापक रूप में विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है कि भारत के जो सभी राज्य हैं वो चाहे तटीय हों, गैर तटीय राज्य हों, हिमालय क्षेत्र के हों या केंद्र शासित प्रदेश हों, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, साथ साथ निर्यात संवर्धन के लिए अनुकूल जो नीतियां हैं उनका निर्माण किया जा सके। इसी के साथ साथ उपराष्ट्रीय निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए जो नियामक ढांचा है वो आसान बनाया जा सके। यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो भी नियामक ढांचा है, जैसे अलग अलग जो नीतियां हैं जो निर्यात के लिए आवश्यक हैं, उनको आसान बनाना इस रिपोर्ट का एक उद्देश्य रहता है। निर्यात के लिए जो आवश्यक अवसंरचना है, जैसे अगर हम बंदरगाहों की बात करें या प्रमुख रूप से निर्यात के लिए जो कंटेनर की आवश्यकता है, तो इस तरह के जो अलग अलग तंत्र हैं जो अवसंरचना का भाग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है या आधारभूत ढांचे का भाग है, उसको तैयार करने की स्थितियों को मजबूत करना और अंतिम रूप में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक रूप में आगे बढ़ पाए, उसमें सुधार हो पाए, इसके लिए क्या रणनीतियां हो सकती हैं, इसकी पहचान करके उनकी सिफारिश करना और उसमें प्रमुख रूप से सहायता प्रदान करना। देश में अगर निर्यात की स्थितियां बढ़ती हैं तो उसमें केंद्र सरकार का योगदान भी है और राज्य सरकारों का भी सम्मिलित रूप में योगदान होता है। इसीलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद
और राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बीच में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से इस सूचकांक के माध्यम से जो रिपोर्ट जारी की जाती है तो अलग अलग राज्यों में क्या नीतियां अपनाई जा रही है निर्यात के संबंध में। अगर कोई राज्य की रैंक अच्छी है तो वहां पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतियां हैं, किसी राज्य में अगर निर्यात को लेकर समस्याएं हैं तो वहां पर क्या कमियां हैं और अन्य राज्यों से सीखकर उसे कैसे दूर किया जाए, यह प्रमुख रूप से इस रिपोर्ट का लक्ष्य रहता है। अंतिम रूप में भारत के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, यह एक तरह से इस रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य बनता है। निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसके लिए प्रमुख रूप से 4 मुख्य स्तंभ हैं या 4 आप प्रमुख कारक कह सकते हैं जिनकी गणना की जाती है। पहला, नीति यानी व्यापक व्यापार नीति निर्यात और आयात के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करती है, तो यह राज्यों में अगर होती है तो उनका सूचकांक में रैंक अच्छा होता है। दूसरा, व्यापार इकोसिस्टम, एक कुशल व्यापार इकोसिस्टम निवेश को आकर्षित करता है और व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम आधारभूत संरचना का निर्माण करने में मदद करता है। तीसरा प्रमुख स्तंभ है निर्यात इकोसिस्टम। यहाँ पर प्रमुख रूप से यह देखा जाता है कि जो भी व्यापार करने का माहौल है उसमें निर्यात को प्रोत्साहन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अंतिम रूप में जो मुख्य स्तंभ है वह है चौथा, निर्यात प्रदर्शन। यहाँ पर प्रमुख रूप से परिणाम के रूप में यह देखा जाता है कि निर्यात की स्थितियां कितनी एक तरह से किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ रही हैं। निर्यात प्रदर्शन में यह भी जांच किया जाता है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो निर्यात है वो अंतिम रूप में निर्यात की स्थितियों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसी के साथ साथ इस सूचकांक की गणना में निम्नलिखित 11 उप स्तंभों की भी जांच की जाती है। पहला, निर्यात प्रोत्साहन की नीति क्या है। संस्थागत ढांचा, संस्थागत ढांचे का मतलब है कि जो भी प्रमुख रूप से सरकारी तंत्र है और जो भी बैंकिंग या वित्तीय सुविधाएं हैं उसकी अगर हम बात करें। व्यापार वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन संपर्क, पूंजी तक पहुंच, निर्यात आधारभूत संरचना, व्यापार समर्थन, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी अच्छी हैं। अनुसंधान एवं विकास आधारभूत संरचना, यानी अगर हम परिवहन की बात करें, बिजली उत्पादन की बात करें, या अगर हम एक तरह से बात करते हैं सड़क परिवहन की, तो जो भी अलग अलग साधन है वहां पर अनुसंधान और विकास का उपयोग करके आधारभूत संरचना को कितना मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि आधारभूत संरचना निर्यात के लिए प्रमुख आधार बनाती है। 10वां, निर्यात विविधीकरण, यानी किसी भी राज्य में अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो निर्यात किया जा सकता है या सेवाओं का निर्यात किया जा सकता है उसमें कितनी विविधता लाई जा रही है और उसके लिए राज्य कितना प्रयास कर रहे हैं। अंतिम रूप में विकास आकांक्षा, यानी आगे बढ़ने के लिए राज्यों के द्वारा किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रयास हो ही नहीं रहा है, यानी निर्यात को लेकर कोई आकांक्षा नहीं है, विकास को लेकर कोई भविष्य में आकांक्षा है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर निर्यात की स्थितियां नहीं बढ़ेंगी, सूचकांक में वो निचले स्तर पर बने होंगे। 4 स्तंभ और 11 उप स्तंभों के आधार पर निर्यात तैयारी सूचकांक को मापा जाता है। इस सूचकांक में अगर हम ध्यान रखें तो अलग अलग राज्यों को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला, अगर हम समूह की बात करें तो ये तटवर्ती एक तरह से राज्य कहलाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। दूसरा समूह अगर हम देखें तो लैंडलॉक यानी स्थलरुद्ध हमारे जो राज्य हैं, जिसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम शामिल है। तीसरी श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से हिमालय क्षेत्र के राज्य आ जाते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और साथ साथ इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लीजिए। हिमालय के जो राज्य है उनको ग्रुप सी में रखा गया है और जो डी ग्रुप है उसमें प्रमुख रूप से हम केंद्र शासित प्रदेश या जो शहर राज्य हैं उनकी एक तरह से बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो इसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है। इसी के साथ साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव और गोवा शामिल है, लक्षद्वीप इसमें शामिल है, पुडुचेरी शामिल है और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार शामिल है। निर्यात तैयारी सूचकांक को अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक आंकड़े के रूप में देखें पूरे भारत में, तो जब हम बात करते हैं गुजरात की और साथ साथ महाराष्ट्र की, तो आप देखें यहाँ पर स्थितियां सबसे अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कर्नाटक को कह सकते हैं, तमिलनाडु कह सकते हैं, साथ साथ आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ साथ हम बात कर सकते हैं हरियाणा और पंजाब की। जैसे हम हरे से हटकर हल्के पीले या और श्रेणियों में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर निर्यात को लेकर स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। अगर हम हल्के लाल रंग में बात करें जहां पर निर्यात को लेकर ज्यादा स्थितियां अच्छी नहीं है, सूचकांक में वो निचले स्तर पर है, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख रूप से राज्य शामिल हैं, जिसमें हम असम को एक तरह से हटा देते हैं। अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा प्रथम 3 स्थान पर है।
अगर हम तटवर्ती राज्यों की बात करें तो पहले पर गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। और ये राज्य अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रैंकिंग होगी उसमें भी एक तरह से टॉप 3 में बने हुए हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों की बात करें तो दिल्ली पहले पर, उसके बाद गोवा, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर है। अगर हम स्थल रुद्ध राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर हरियाणा है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश। भारत में अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं, पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। ओवरऑल रैंकिंग में अगर हम सबसे निचले पायदान पर देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और राज्यों में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रमुख रूप से यह भी कहा गया है कि अगर हम भारत में निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं तो 3 प्रमुख चुनौतियां जिनकी पहचान की गई है। पहला, निर्यात आधारभूत संरचना में क्षेत्र विशेष और अंतर क्षेत्र असमानताएं। यानी अगर हम किसी क्षेत्र में बात करें, जैसे हो सकता है किसी राज्य में परिवहन की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन बिजली उत्पादन अच्छा है, तो क्षेत्र विशेष में परिवहन में समस्या है। अंतर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक ही राज्य में हो सकता है उसका पूर्वी राज्य का क्षेत्र निर्यात के लिए अच्छा काम कर रहा है लेकिन पश्चिमी भाग निर्यात के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं राज्य के अंदर और अलग अलग राज्यों के बीच में, उसको दूर करने की आवश्यकता है। राज्यों में कमजोर व्यापार समर्थन व विकास उन्मुख आकांक्षा, यानी राज्यों में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो भी नीतियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आकांक्षाएं हैं, जो भविष्य की नीतियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं दिख रही हैं। तीसरा, जटिल और विशिष्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास की आधारभूत संरचना की कमी। अगर हम नवीनतम तकनीक पर आधारित कोई भी उत्पादन है उसको निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने यहाँ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आधारभूत संरचना मजबूत रूप में नहीं है, वहां पर हमें काम करना पड़ेगा। तभी हम जटिल और विशिष्ट प्रकार के जो निर्यात हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं। आज की चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा जारी भारत डेटा अभिगम्यता और उपयोग नीति यानी डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 के प्रमुख उपयोग और समस्याओं की चर्चा करते हुए इसमें सुधार के लिए सुझाव भी प्रदान करें। 250 शब्द और 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, सरकार द्वारा जारी भारत डेटा अभिगम्यता और उपयोग नीति डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 का महत्व बताएं। मुख्य भाग, भारत डेटा अभिगम्यता और उपयोग नीति के उपयोग बताएं, प्रमुख समस्याएं बताएं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं जो हमने चर्चा किए थे वो आपको बताने हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं यह नीति कई ऐतिहासिक बाधाओं पर काबू पाने, सार्वजनिक क्षेत्र के पास उपलब्ध गुणवत्ता, गैर व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच और उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास करता है। दूसरा अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करने के प्रमुख लक्ष्य को बताते हुए इसकी गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाले कारकों को विस्तृत रूप में समझाएं। 250 शब्द 15 अंकों का प्रश्न। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करने की आवश्यकता बताते हुए इसके लिए उत्तरदायी संगठन की सूचना भी प्रदान करें। आप प्रारंभिक सूचना इस सूचकांक के संदर्भ में बता सकते हैं भूमिका में। मुख्य भाग, सूचकांक के प्रमुख लक्ष्यों को बताएं। सूचकांक के लिए आवश्यक प्रमुख 4 स्तंभ और 11 उप स्तंभों की भी चर्चा करें। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इस सूचकांक के माध्यम से प्रतिस्पर्धी संघवाद और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और यह भारत के निर्यात को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह हमारा 26 मार्च 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।